हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्रोफेसर सुजीत ब्रह्मभट्ट। बच्चों, मैं अकाउंट्स का सब्जेक्ट, आपको पता ही है कि मैं अकाउंट्स का सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेता हूं। उसी तरह से मुझे भी पता है कि आपका ट्वेल्थ का एग्ज़ाम आ रहा है। ट्वेल्थ का एग्ज़ाम आ रहा है, इसका मतलब ट्वेल्थ का रिवीजन तो ज़रूरी है ना। और ट्वेल्थ में रिवीजन में कौन सा टॉपिक ले रहा हूँ जो सबसे मस्त का और इजी टॉपिक हो, इस कॉल्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन सा टॉपिक ले रहा हूँ? बिल ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज ये पेपर के अंदर 8 मार्क के लिए एग्जिस्ट करता है। और ये 8 मार्क इतने आसानी से है कि मेरा अगर आप ये लेक्चर देखते हो तो पूरे 8 के 8 मार्क यहाँ से मिल जाएंगे आपको। बराबर है? चलो हम टॉपिक पे जाएं विदाउट एनी टाइप ऑफ वेस्टिंग ऑफ टाइम। बच्चों, व्हाट इज मीन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक नाम प्रॉमिसरी नोट के साथ जुड़ा हुआ है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिया जाता था। लेकिन 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत सारा लोड हो गया, तो इसलिए इस एक्ट को क्या कर दिया गया? स्प्लिट कर दिया गया और एक नए एक्ट का जन्म आया। इस कॉल्ड एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्या बोला? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यहां पे मैंने कहीं मेंशन, यहां पे देखिए, यहां पे मैंने मेंशन करके ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो देखो बच्चों, ये तो हमें पता है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन में दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होते हैं कैश और दूसरा होता है क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम ट्रांजैक्शन तो करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज तो देंगे, उसके अगेंस्ट में डायरेक्टली इमीडिएट बेसिस पे कैश को शेयर लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक पॉपुलर ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन इमीडिएट पैसा नहीं मिलता। अगर आपको तो पता ही है इंडिया में कैसा होता है। इंडिया में अगर इमीडिएट पैसा नहीं मिला तो कुछ दिन के बाद लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। उनको भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। और इसी वजह से यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या हुआ? एग्जिस्टेंस आया। यहाँ पे यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर क्या कहा गया कि अगर कोई ऐसा प्रॉमिस है जो आप क्या कर रहे हो, दूसरे को दे रहे हो, तो उस प्रॉमिस को एज अ एविडेंस एक्नॉलेज करने के लिए आपको एक बिल बनाना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत क्या होगा? रजिस्टर होगा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये एक एविडेंस है, एक पेपर है, कमर्शियल पेपर है, बराबर, जो 3 फॉर्म में बनाया जाता है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से बनाया जाता है, प्रॉमिसरी नोट के नाम से बनाया जाता है और चेक के नाम से बनाया जाता है। बेटा, हम इस टॉपिक के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब प्रॉमिसरी नोट हमें नहीं पढ़ना है और चेक हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये तीनों चीज़ें कवर होती हैं। सर ये खाली 3 ही चीज़ें कवर होती हैं? नहीं, 3 से ज़्यादा भी कवर होती हैं, लेकिन मेनली ये 3 चीज़ कवर होती है। इसके लिए हमने 3 चीज़ों का नाम लिखा हुआ है। तो कौन सी चीज़ और कवर हो सकती है? जो जो चीज़ें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कंडीशंस को फॉलो करती हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर होते हैं। फिलहाल हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के हिसाब से कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले बेटा मस्ट इन राइटिंग, उसके बाद डेट होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, लीगल करेंसी के अंदर होना चाहिए, पेमेंट ऑफ ऑर्डर, पेमेंट पेएबल टू द सर्टन पर्सन होना चाहिए और इज ऑर्डर होना चाहिए। बराबर है? फिर जब हम इसको ड्राफ्ट करेंगे तो इस ड्राफ्टिंग में 3 पार्टी होनी चाहिए। बराबर है? और ड्राफ्टिंग, ये जो ड्राफ्ट है ये एक्सेप्टेंस में कब बदलता है? आफ्टर साइनिंग ऑफ ड्रॉवी। बराबर है? इसमें जो 3 पार्टी हमने बात की वो 3 पार्टी के नाम क्या है? ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। सो ड्रॉवर कौन है? जो बिल को बनाएगा। ड्रॉवी कौन है? जो बिल को एक्सेप्ट करेगा। और पेई कौन है? जो बिल के अमाउंट को रिसीव करेगा। इन केस ऑफ डिसऑनर अगर कोई जो बिल की अमाउंट है वो उसकी सेकेंडरी लायबिलिटी किसके ऊपर हो जाती है? ड्रॉवर के ऊपर हो जाती है, अगर वो बिल क्या है? ट्रांसफर होता है। तो ये समझा आपको? ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर है। बच्चों, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट दिखता कैसे? तो देखो इस तरह से। कितना प्यारा फॉर्मेट है ना, कि टाइटल में बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया, ये नेम ऑफ ड्रॉवर लिख दिया, स्टैम्प, ये उसका अमाउंट लिख दिया। एक बार अमाउंट और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बार वर्ड में लिखा जाता है और एक बार फिगर में लिखा जाता है। बराबर है? फिर उसके बाद में ड्रॉवर इधर साइन करेगा, ड्रॉवी इधर साइन करेगा। बराबर है? और ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। समझा बेटा? जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो जनरल एक्सेप्टेंस भी हो सकते हैं
और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकते हैं। इस तरह जनरल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस में कुछ कंडीशंस फुल की हो उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अदरवाइज वो कौन से एक्सेप्टेंस होंगे, जनरल एक्सेप्टेंस होंगे। बच्चों जब हम बिल की बात करते हैं, ये देखिए ये आपका क्या है, जनरल एक्सेप्टेंस, बराबर है, और ये आपका क्या है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर आप नोट करोगे तो दोनों की, मैंने जानबूझ के ये दोनों ही बिल एक ही नाम से बनाए, मतलब ड्रॉवर ड्रॉवी को सेम किया, अमाउंट इज ऑल्सो सेम, लेकिन डिफरेंस समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले बिल में आफ्टर डेट लिखा हुआ है और यहाँ पे बिल में क्या लिखा है, आफ्टर साइट। और क्वालिफाइड बिल बनाने के लिए देखो, ये बिल की अमाउंट कितनी थी बेटा, 30,000, लेकिन हमने एक्सेप्टेंस कितने से किया, 25,000। इसका मतलब ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बाय अमाउंट है, समझा। फॉरेन बिल का कॉन्सेप्ट आपको है ही नहीं तो मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा। अब बेटा आ जाता है कि ये जो बिल है, ये बिल है, ये क्या है। तो हमने क्या देखा कि जब भी कोई क्रेडिट परचेस या सेल होगा तो जो क्रेडिट सेल करेगा वो एक गारंटी लेगा जो जिसने परचेस किया उससे, और एक गारंटी एविडेंस जो है उसी को हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, बराबर है। तो ये इसमें एक कमिटमेंट होता है कि जो परचेसर है वो कितने दिन के बाद पैसा देगा, तो इसके लिए टर्म की बात आई, और टर्म की बात आई तो हम टर्म ऑफ बिल की बात करेंगे। बेटा अभी हमने क्या देखा कि बिल आफ्टर डेट बिल हो सकता है और आफ्टर साइड बिल हो सकता है, आफ्टर डेट भी हो सकता है और आफ्टर साइड भी हो सकता है। सर ये आफ्टर डेट और आफ्टर साइड का मतलब क्या होता है, आफ्टर डेट का मतलब कि जब हम टर्म ऑफ बिल काउंट करेंगे तो टर्म ऑफ बिल काउंट करते समय जो बिगिनिंग डेट है वो हम लेंगे डेट ऑफ बिल, और आफ्टर साइड का मतलब क्या है कि बिगिनिंग हम कहाँ से करेंगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सर ये दोनों अलग अलग हो सकता है, हाँ यस पॉसिबल है बेटा। अगर समझ लो दो जो ड्रॉवर और ड्रॉवी अलग अलग सिटी में बैठे हैं, अलग अलग स्टेट में बैठे हैं, या अलग अलग कंट्री में बैठे हैं, तो इस केस में, ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, या सेम सिटी में बैठे हैं लेकिन सेम डे पे बिल पहुंचा नहीं, तो ड्रॉवर की साइन एक दिन होगी और ड्रॉवी की साइन दूसरे दिन हो सकती है। तो ऐसे केसेस में अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे आफ्टर साइड बिल, और अगर डेट ऑफ बिल हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे आफ्टर डेट बिल। तो जहाँ से हमने शुरुआत की है, टर्म ऑफ बिल से जहाँ से हमने शुरुआत की है वहाँ से हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन ऐड करेंगे कि हमने प्रॉमिस कितने दिन का लिया है, कि 30 दिन के बाद देगा, कि 40 दिन के बाद देगा, कि 2 महीने बाद देगा। तो अगर समझ लो 30 दिन के बाद देगा तो इधर हम लिखेंगे 30 डेज, बराबर है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट को निकाल लेंगे। फिर इसमें एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है, तो हम इस 3 दिन को ऐड करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा बेटा, लीगल ड्यू डेट। ये समझे, बड़ा आसान है। सर क्या ये सारे दिन होता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। अगर समझ लो ड्यू डे आपका पब्लिक हॉलीडे आ गया, ड्यू डे आपका पब्लिक हॉलीडे आ गया इंक्लूडिंग संडे, तो ये जो बिल है इसका ड्यू डे चेंज होके प्रीसीडिंग वर्किंग डे पे आ जाता है। सर प्रीसीडिंग वर्किंग डे मतलब पिछला दिन। सर कौन से पब्लिक हॉलीडे हो सकते हैं, तो बेटा इंडिया के अंदर 15 अगस्त ये एक पब्लिक हॉलीडे है। सिमिलरली 26 जनवरी ये पब्लिक हॉलीडे है। तीसरा 2 अक्टूबर, भूलो मत 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती है, तो इस वजह से पूरे भारत के अंदर पब्लिक हॉलीडे मनाया जाता है। तो अगर समझ लो 15 अगस्त ये ड्यू डेट आ गया तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारा जो ड्यू डेट होगा वो प्रीसीडिंग डे मतलब 14 अगस्त के लिए लिया जाएगा। मतलब आपका बिल कब ड्यू होगा, 14 अगस्त को ड्यू होगा। लेकिन अगर सर इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो इमरजेंसी हॉलीडे के लिए फॉलोइंग वर्किंग डे लेना है। मान लो आपका ड्यू डेट समझ लो 12 जनवरी को आ रहा था और सरकार ने क्या किया, 12 जनवरी को अनाउंस कर दिया कि भाई इमरजेंसी हॉलीडे है, आप घर से बाहर मत निकलो। तो ऐसे केसेस में आपका नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे होगा, समझ लो अगला ही दिन आपका वर्किंग डे हो गया, तो आपको 13 जनवरी को ड्यू डेट मानना पड़ेगा। ये समझा गया। इफ पेमेंट मेड बाय द ड्रॉवी मेकर और promissory note is called as honor of the bill, otherwise is called as dishonor of the bill। मतलब सिंपल बात है कि अगर पैसा मिला तो बिल ऑनर होगा और पैसा नहीं मिला तो बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा। इधर मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं, डेट ऑफ बिल को काउंट करने के लिए। बेटा इसको छोड़ना मत, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव डेट के ऊपर कहीं ना कहीं वो लोग पूछते ही हैं। तो चलो हम फाइंड करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि डेट ऑफ बिल ड्रॉ कब हो रहा है, 12 जुलाई को, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कब है, 15 जुलाई। मान लेते हैं
मान लेते हैं कुछ नहीं कहा है ना, तो हम लेंगे डेट ऑफ बिल। अगर हमने डेट ऑफ बिल लिया तो डेट ऑफ बिल कब का है, 12 जुलाई, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूं 12 जुलाई। ये 12 जुलाई मतलब 12/7, और ईयर दिया नहीं है, इसके लिए मैं एक काम करते हैं, ईयर दिया नहीं है, हम ले लेते हैं 2025, बराबर। फिर ड्यूरेशन 4 मंथ। ये फॉर्मेट DDYYMM का फॉर्मेट है, मतलब डेट, मंथ और ईयर का फॉर्मेट है। अब इधर मंथ दिया है, कितना मंथ दिया है, 4, तो 4 मंथ यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। तो ये डेट क्या आया, 12, 7 और 4 कितना होता है, 11, 2025। समझ गया, 12/11/2025। ये आपके लिए क्या आ गया बेटा, ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। अगर इसमें मैं 3 दिन और ऐड कर दिया तो डेट के नीचे डेट आएगा। तो इधर क्या आ गया बेटा, 15/11/2025। ये आपके लिए क्या होगा बेटा, ड्यू डेट। ये आपके लिए क्या होगा, ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट हम इसे कहते हैं। ये समझा आपको, ये एकदम क्लियर है। लीगल ड्यू डेट कैसे निकाला जाता है। सर अगर यही बिल, समझ लो ये दूसरा वाला कंडीशन करके देखते हैं कि बिल ड्रॉ 12 जुलाई को हो रहा है और 90 दिन के लिए हो रहा है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 15 जुलाई है, कुछ बोला नहीं है, तो हम ये मानेंगे आफ्टर डेट बिल है, और इसीलिए ये 12 जुलाई से 90 दिन काउंट हो जाएगा। तो बेटा मुझे ये रफ करना पड़ेगा, तो मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो 12 जुलाई 2025, ठीक है। ड्यूरेशन कितने दिन का है, डेज में है, इसके लिए डेडी के नीचे लिखा मैंने। तो अगर मैं ये काउंट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 90, 102 जुलाई 2025। क्या ऐसा कोई डेट हो सकता है क्या कि जुलाई महीने में 102 दिन हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मैथमेटिक कैलकुलेशन से मैं आपको फाइंड करके देता हूँ ड्यूरेशन, ध्यान देना बच्चों। आपको ये देखना है कि कौन से महीने में वो डे काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे जुलाई के 120 दिन हैं, तो जुलाई पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 120 जुलाई तो हो ही नहीं सकता, 102 जुलाई तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जुलाई का महीना माइनस करूँगा। तो मैंने जुलाई का महीना माइनस कर दिया, ठीक है। अगर मैंने जुलाई का महीना माइनस किया तो 31 ही दिन कम होंगे। अब 102 में से 31 अगर माइनस करोगे तो 101 और 71 डे होता है। तो 71 यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, 71 जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त। तो क्या 71 अगस्त ऐसा कोई डेट हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अगस्त महीना भी माइनस करो, तो 31 अगस्त माइनस हो गया। तो अगस्त का महीना जैसे माइनस होगा, ये कितना दिन हो जाएगा बेटा, 40 अगस्त सितंबर, बराबर। क्या सितंबर महीना में सितंबर महीना में क्या 40 दिन होते हैं, नहीं। तो इसके लिए सितंबर भी माइनस करना पड़ेगा। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30। तो अब डेट क्या आएगा, अगर आप देखोगे तो 10 अक्टूबर, मतलब 10/10/2025 ये डेट बनेगा। समझा आपको, हाँ। तो जब 10/10/2025 ये डेट बना, तो अभी मेरे पास जगह की कमी है करके मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है। हाँ, हाँ, इसको एक काम करता हूँ, मैं बाहर फाइंड करता हूँ रफ में। हाँ, रफ पेज मैंने लिया है, बराबर है। चलो, हमारा डेट ऑफ बिल क्या था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डेट ऑफ बिल क्या है, हमारा डेट ऑफ बिल था 12 जुलाई 2025। इसमें ड्यूरेशन ऐड करना है, ड्यूरेशन हमारा 90 डेज है। ये हो जाएगा 102
जुलाई 2025। जुलाई में 102 दिन पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए जुलाई 31 तक माइनस होगा। तो आपको मिला कितना, 171 जुलाई के बाद अगस्त 2025। अगस्त में भी नहीं होगा तो इसके लिए अगस्त में भी माइनस होगा। अगस्त भी 31 दिन का होता है तो 31 माइनस हो गया, तो कितना हो गया 40। अगस्त के बाद सितंबर 09/2025, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए सितंबर के 30 दिन माइनस होंगे। हाँ, अगर आप देखोगे तो 10 अक्टूबर 2025 ऐसा डेट होता है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए होगा नॉमिनल ड्यू डेट। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक में नॉमिनल ड्यू डेट पूछा है तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर लीगल ड्यू डेट पूछा है तो 3 दिन ग्रेस के क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपका लीगल ड्यू डेट क्या होगा, 13/10/2025। सबको समझा? अब बेटा ध्यान देना, अगर समझ लो मैं क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा हूँ, तो यहाँ पे डेट क्या दिया है 23 नवंबर 2024 और महीना क्या दिया है 2 महीना। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये आफ्टर साइट का बिल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो दिया ही नहीं है, मतलब हम इसको क्या मानेंगे, आफ्टर डेट का ही बिल मानेंगे। चलो, अगर 23 नवंबर 2024 का डेट दिया है, चलो वर्किंग में आ जाओ, वर्किंग में आ जाओ फिर से एक बार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल कितना दिया है 23 नवंबर 23rd 11/2024। रूल क्या है, सबसे पहले ड्यूरेशन ऐड करो, ड्यूरेशन मंथ में है इसके लिए 2 यहाँ पे ऐड होगा, तो 23rd 13/2024। बेटा किसी भी मंथ में 13 महीने हो सकते हैं क्या, नहीं, इसके लिए जो नहीं हो सकता उसको माइनस करो, 12 माइनस हो गया, तो 23 जनवरी 2025 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके लिए क्या मिला बेटा, ये आपको मिला नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या 3 ग्रेस डेज। आंसर कितना आ गया 26/1/2025। बेटा 26/1/2025 अगर आप ध्यान दोगे तो ये पब्लिक हॉलीडे का दिन है, राइट, और इसीलिए लीगल ड्यू डेट आपको प्रीसीडिंग डे लेना पड़ेगा। दैट इज 25 जनवरी 2025, ये आपके लीगल ड्यू डेट होगा। ये समझा, क्लियर है? हाँ, अब केस क्या है कि नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने नोटिंग चार्जेस सीखा होगा, बराबर है। तो नोटिंग चार्जेस ये एक ऐसा अमाउंट है जो डिसऑनरिंग के ऊपर नोटरी पब्लिक चार्ज करता है। मतलब अगर आपने बिल का पैसा नहीं भरा तो ऐसे केसेस में आपको कुछ पेनल्टी, कुछ फीस भरने पड़ेंगे, किसके पास, नोटरी पब्लिक के पास, जिसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटरी पब्लिक कौन होता है, ये क्वेश्चन में पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि नोटरी पब्लिक ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं उनमें से किसी को सिलेक्ट किया जाता है। समझा बच्चों? जो अभी तक मैंने सिखाया है ये थियोरी का एक हिस्सा था, हमें तो सम करना है, बराबर है। तो सम करने के लिए आपको अकाउंटिंग एंट्री देखना पड़ेगा। बेटा जब हम अकाउंटिंग एंट्री का बात करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री ये इन द बुक ऑफ ड्रॉवर या इन द बुक ऑफ ड्रॉवी में हो सकता है। इन द बुक ऑफ ड्रॉवी का हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन द बुक ऑफ ड्रॉवी देख लेते हैं, ड्रॉवर देख लेते हैं। बेटा जब हम ड्रॉवर की बात करते हैं तो ड्रॉवर मतलब कौन, जो गुड्स को बेच रहा है, सेलर है, समझा। इसके लिए जो हमारी पहली एंट्री होगी वो किसकी होगी, क्रेडिट सेल की। सेल की एंट्री तो आपको आती है,
बेटा अगर सेल किया तो हम सेल क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल, तो हम किसको सेल करेंगे? डेटर को। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सर डेटर क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि डेटर ने हमें पैसे नहीं दिए, तो डेटर हमारे लिए एसेट बन गया, फ्यूचर बेनिफिट है कि फ्यूचर में पैसा देगा, इसके लिए डेटर को हमने डेबिट किया, तो बराबर है। और सेल को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि सेल हमारे लिए इनकम का हिस्सा है, जब हम सेल करेंगे तो इनकम होगा, और एज पर द नॉमिनल रूल इनकम क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे? एक बिल को ड्रॉ करेंगे, और वो बिल हमारे लिए एविडेंस होगा। एविडेंस मतलब हमारे लिए एसेट होगा। तो इसके लिए जब भी हम बिल ड्रॉ करेंगे तो हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जो हमारे लिए डेटर के नाम से एसेट था उसको हम खत्म करेंगे क्रेडिट करके, और एक नए एसेट को जन्म देंगे, दैट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये समझा? अभी बेटा जो बिल होता है हमारे पास, ये बिल हमारे पास दो ऑप्शन में रहता है। या फिर आप बिल खुद के पास रखो और इंतज़ार करो कि जिस दिन ड्यू डेट होगा वो ड्यू डेट पे वो पैसा जाके आप ले लो। इसको बोलते हैं बिल को रिटेन करना। बात समझा? अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे पैसे चाहिए तो एज पर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये बिल फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट? तो इस वजह से आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बिल को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो आप ये बिल का ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो? तो आप बैंक को ये बिल ट्रांसफ़र कर सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो, इंडोर्समेंट को ये बिल दे सकते हो, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भी दे सकते हो। मतलब अगर आपको कलेक्शन करना है, आपके पास समय नहीं है, तो ये एक बैंक एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि आप हमें बिल ला के दो और हम आपको क्या करेंगे? ये सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। ये समझा आपको? अगर वो बिल खुद के पास रखता है, अगर वो बिल खुद के पास रखता है तो जिस दिन ड्यू डेट होगा उस दिन ये बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, ये दोनों में से एक ही ऑप्शन है। अगर बिल ऑनर होता है तो एक बार प्रैक्टिकल सोच के देखो कि अगर ड्रॉवी आया आपको पैसे दे रहा है, तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाए होंगे वो रिटर्न लेके जाएगा, बराबर? तो वो लीगल डॉक्यूमेंट कौन सा है? बिल रिसीवेबल, राइट? तो इसके लिए बिल रिसीवेबल हम उसको दे देंगे। एसेट है, जा रहा है तो क्रेडिट होगा, और उसके बदले में कैश हमें मिल रहा है, आ रहा है, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कैश बैंक क्यों बोला? अगर चेक से पैसा मिला तो बैंक, और अगर रोकड़े में मिला तो कैश। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये रिबेट का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब ड्रॉवर अपना बिल के अमाउंट में से कुछ हिस्सा छोड़ देगा, बोले डिस्काउंट देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने किसी के ऊपर 5,000 का बिग बिल ड्रॉ किया, और मैंने बोला यार चल ठीक है तो जल्दी पेमेंट कराना है, इसके लिए 4,800 ही दे। तो जब वो 4,800 रुपया देगा तो 200 रुपया मैं बिल के अमाउंट में कम ले रहा हूँ, तो 200 रुपया मेरे लिए लॉस होगा, और मैं रिबेट बोल के वो क्या कर दूंगा? चार्ज कर दूंगा। सर अगर बिल का पैसा मिला ही नहीं तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। अब बिल डिसऑनर हो गया तो बिल कैंसिल हो जाएगा। तो बिल कैंसिल होगा तो बिल तो क्रेडिट होगा ही होगा, क्योंकि बिल तो गया, लेकिन पैसा आया क्या? नहीं। तो उस वजह से हम उस इंसान को फिर से डेबिट कर देंगे जो हमारा डेटर था। तो इसके लिए हमारी एंट्री क्या बनेगी? डेटर, दैट इज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और हम किसके पास चले जाएंगे? नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक के पास हम फीस जमा करेंगे और बोलेंगे नोटरी पब्लिक आप क्या करो, इनके ऊपर केस करो, बराबर है? तो इस वजह से हम जो पेमेंट करेंगे उसको टू बैंक बोल के हम क्रेडिट कर देते हैं। ये समझा ये आपको? आ जाते हैं आगे। मुझे ये एक्सपेक्ट है कि ये इतना धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ तो आपको समझ ही रहा होगा। अगर बिल रिसीवेबल ट्रांसफ़र कर दिया और समझ लो ये ट्रांसफ़र बैंक को किया है, तो क्या एंट्री हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो जिस दिन आप ट्रांसफ़र करोगे आपको बैंक क्या करेगी? पैसे देगी। तो बैंक आपको कभी क्या कैश देती है? नहीं, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, और जिस दिन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और वो बिल क्या हो जाएगा? हमारी तरफ से चला जाएगा, इसके लिए बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब बेटा क्या बैंक क्या यहाँ पे सोशल वर्क करने आई है? नहीं, बैंक भी तो पैसा कमाने आई है। तो जो भी अमाउंट चार्ज होगा उस अमाउंट को वो हमारे ऊपर ही चार्ज हो रहा है, वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। इसके लिए डिस्काउंट बोल के हम उसको डेबिट कर देंगे, लॉस बोल के हम उसको डेबिट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने बैंक को 10,000 का बिल दिया और बैंक ने उसके बदले में हमें 90,000 रुपये दिए, तो जो 1,000 जो बैंक चार्ज कर रही है वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा और हम उसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? जितना पैसा मिला वो डेबिट, बिल गया वो क्रेडिट, और जो लॉस हो रहा है वो हो जाएगा डेबिट एज पर द नॉमिनल रूल। अब बिल जिस दिन ऑनर होगा वो पैसा
हमें मिलेगा नहीं, क्यों? वो बिल किसके पास है? बैंक के पास है। भरने वाला कौन है? ड्रॉवी है। ड्रॉवी जाएगा बैंक को दे देगा, अपना बिल ऑनर कर लेगा, तो हमारा कोई रोल प्ले होता ही नहीं है। लेकिन बेटा अगर बिल डिसऑनर हो गया तो हमारा रोल प्ले होता है। क्यों? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर क्या लिखा गया है कि अगर ड्रॉवी की लाइबिलिटी प्राइमरी है, लेकिन अगर ड्रॉवी नहीं भरेगा तो ड्रॉवर की लाइबिलिटी सेकेंडरी है, ड्रॉवर को अपने पॉकेट से पैसा भरना पड़ेगा। तो इस वजह से बिल रिसीवेबल के केस में, बिल रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो गया बैंक के केस में, तो एंट्री तो आती है। तो एंट्री क्या आएगी? अगर हमें पैसा नहीं मिला तो हमारी तरफ से जो बिल तो गया ही था पहले से, लेकिन हम उस जो भी पर्सन ड्रॉवी है उसको हम फिर से डेबिट बना के एसेट बना लेंगे, मतलब डेबिट करके हम एसेट बना लेंगे। और हम बैंक को जो भी बैंक ने जो भी पैसा हमें दिए थे वो बैंक हमारे अकाउंट से क्या कर लेगी? कट कर लेगी। इसके लिए हमारा बैंक बैलेंस कट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये अमाउंट कितने रुपए से आएगी? जितना रुपए बिल का होगा प्लस जितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ रहेगा प्लस जितना नोटिंग चार्जेस का अमाउंट लगा होगा। समझा? ये इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है ना बेटा, वो होगा तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 12 के केस में इंटरेस्ट का पार्ट नहीं होता है। 12 के केस में खाली और खाली बिल की अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट होता है। ये समझा आपको? अगर ये बिल इंडोजमेंट को ट्रांसफर हुआ तो सेम एंट्री है, सेम पॉसिबिलिटी है। क्या? खाली बैंक की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? क्रेडिटर। बराबर, क्रेडिटर रिसीवर हो गया और रिसीवर को हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो इसके लिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ऑनर होगा तो ड्रॉवी किसको पैसा देगा? क्रेडिटर को। इसके लिए हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। लेकिन अगर डिसऑनर होगा तो सेकेंडरी लाइबिलिटी जाग गई और इसके लिए देखो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हो गया, टू क्रेडिटर अकाउंट आ जाएगा। ये समझा आपको? सिमिलरली अगर बिल सेंट हुआ, मतलब ये बिल हम किसी तीसरे पर्सन को नहीं दे रहे, हम ये बिल अपने बिहाफ में बैंक को देने के हमारे बिहाफ में जाके कलेक्ट करके लेके आओ। तो इस वजह से हम जब बिल देंगे तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा। देखो बिल जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, हर केस में जहाँ जहाँ बिल जा रहा है वहाँ क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो बिल रिसीवेबल तो क्रेडिट होगा और किसके पास जा रहा है? वो डेबिट हो रहा है। समझा? तो BST-BC अकाउंट डेबिट, BST-BC का फुल फॉर्म है बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर ऑनर होगा तो पैसा तो मुझे ही मिलेगा, भले वो थर्ड पर्सन को दे रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन को क्यों दे रहा है? कि जाके उसको दे देना, तो मेरे अकाउंट में वो डेबिट होने वाला है। तो इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, और जो बैंक चार्जेस लगेंगे वो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे और टू बिल रिसीवेबल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये समझा आपको? ये सॉरी, ये एंट्री में ना कुछ गड़बड़ हो गया। इधर बिल रिसीवेबल नहीं, बिल रिसीवेबल तो पहले ही चला गया। BST-BC आएगा। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी। हाँ, ये कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, BST-BC अकाउंट बराबर है, क्योंकि BST-BC हमारे लिए कौन हो जाएगा? गिवर हो जाएगा। और जब भी हमें ये बिल डिसऑनर हो गया तो हम क्या करेंगे? ड्रॉवी को डेबिट कर देंगे। हम क्या करेंगे बेटा? ड्रॉवी को डेबिट कर देंगे और बैंक को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये समझा आपको? ये एकदम क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। अब आते हैं इंसॉल्वेंसी के केस पे। अगर समझ लो कि ड्रॉवी पैसा दे ही नहीं पा रहा है, ड्रॉवी का दिवालिया निकल गया, मतलब उसकी लाइबिलिटी उसके एसेट से कम आ गई, सॉरी लाइबिलिटी अगर ज़्यादा हो गई और एसेट कम हो गया, तो ऐसे केसेस में उस पर्सन को इंसॉल्वेंट पर्सन बोला जाता है। अगर इंसॉल्वेंसी का केस आ गया तो ऐसे केसेस में वो पूरा पैसा दे नहीं पाएगा, तो बिल क्या करोगे? तो बिल को क्या कर दो? पहले कैंसिल करो। जब बिल कैंसिल करने का मतलब होता है डिसऑनर करना होता है। तो देखो आपको एक सिंपल एंट्री दे रहा हूँ चारों कॉन्सेप्ट के लिए। चारों कॉन्सेप्ट में ड्रॉवी डेबिट हो जाएगा, चाहे वो रिटेन ऑफ बिल हो, चाहे बिल डिस्काउंट हो, चाहे वो BST-BC हो, चाहे वो इंडोजमेंट हो, हर केस में ड्रॉवी क्या होएगा? डेबिट होगा। और देखो कि जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ उसके पहले जो बिल है वो कौन से केस में था। अगर बिल खुद ही रिटेन कर रहे हो तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना, अगर बिल बैंक को आपने डिस्काउंट कर दिया है तो बैंक को क्रेडिट करना, अगर इंडोजमेंट कर दिया है तो क्रेडिटर को क्रेडिट करना, और अगर BST-BC के पास है तो BST-BC को क्रेडिट कर देना। ये समझा? इसमें नोटिंग चार्जेस वाला जो पार्ट है वो खाली पहले और चौथे में होगा। बहुत सही और बहुत कंसाइज एंट्री लिखा है बेटा, बहुत मेहनत किया है इसके ऊपर। प्लीज़ इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप इसको लाइक करो, शेयर करो, तो प्लीज़ ध्यान देना इधर। तो क्या होने वाला है यहाँ पे? पहले केस में ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी बिल डिसऑनर होगा तो डिसऑनरिंग ऑफ बिल में ड्रॉवी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जो भी केस होगा, चाहे वो बिल रिसीवेबल, पहला केस है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, दूसरा केस है तो बैंक, तीसरा केस है तो क्रेडिटर, और चौथा केस है तो BST-BC। इसमें अगर नोटिंग चार्जेस का पार्ट भी आ गया ना तो डरने वाली कोई बात नहीं है। नोटिंग चार्जेस पहले और चौथे में
बैंक से क्रेडिट करोगे कि अपने पॉकेट से जाएगा। और दूसरे और तीसरे केसेस में हमारे जेब से जाने वाला नहीं है, इसके लिए हम उसके लिए कोई एंट्री मारने वाले नहीं है। फिर उसके बाद में फाइनल सेटलमेंट कर लो, भाई ला तेरे पास जितना है उतना तो दे दे, तेरे पैर पड़ता हूँ। तो अगर जितना पैसा वो दे रहा है उसको हम बोलेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, समझा। और जितना नहीं मिला, डेटर से जो पैसा नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट बोल के उसको हटा देंगे, बोलेंगे आज के बाद तू अपना चेहरा मुझे दिखाना मत, ये समझा। इस तरह से हो जाता है, बराबर है। इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज आया तो रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा, और इसीलिए मैंने बहुत प्यार से इसको ड्राफ्ट किया हुआ है। प्लीज़ मेरे बच्चों ध्यान देना। बच्चों पहली एंट्री सेम है, मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दी थी, ये यही है, ये बराबर है क्या, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है। मतलब क्या, अगर पहले आपको रिन्यूअल करने के लिए पहले आपको ओल्ड बिल को क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर। अगर डिसऑनर करोगे तो ड्रॉवी क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर ड्रॉवी डेबिट हो रहा है, क्रेडिट किसको करने का, चिंता किस बात की है, देखो आपके बिल किसके पास है। अगर बिल खुद के पास है तो बैंक को क्रेडिट करो, सॉरी बिल रिसेबल को क्रेडिट करो। अगर बैंक के पास है तो बैंक को क्रेडिट करो, अगर क्रेडिटर के पास है तो क्रेडिटर को करो, और अगर बिल बीएसटीबीसी के पास है तो बीएसटीबीसी करो। फिर नोटिंग चार्जेस के बारे में बताया कि नोटिंग चार्जेस आप भर रहे हो कि कोई दूसरा भर रहा है। आप कब भरोगे, पहले और चौथे केस में आप भरोगे, इसके लिए टू बैंक अकाउंट पहले और चौथे केस में होगा। लेकिन अगर आप भर ही नहीं रहो, मतलब बैंक के पास बिल था, बैंक गया केस करने, तो बैंक अपने जेब से भरेगा, मैं क्यों भरूं, बराबर है। क्रेडिटर के पास था तो क्रेडिटर अपने जेब से भरेगा, क्रेडिटर केस करने गए तो वो अपने जेब से भरे, ये समझा गया। तो ये एंट्री पहली एंट्री है। फिर उसके बाद में चेक करो, अगर रिन्यूअल है तो रिन्यूअल हम वैसे तो कुछ करते नहीं है, हम बोलेंगे भाई कुछ पार्ट पेमेंट कर रहा है क्या, कुछ पैसा दे रहा है क्या, तो दे दे। तो इसके लिए जो पार्ट पेमेंट होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट के नाम से क्रेडिट हो जाएगा, समझा। फिर उसके बाद में हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम दूसरी बार उसको कोई बेनिफिट नहीं देने वाले। हम बोल रहे भाई तू लेट पेमेंट कर रहा है ना, चल पैसा दे पैसा दे पैसा दे। और अगर हम उससे पैसे लेंगे तो अगर उसने पैसे दिए तो हम बोलेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और उसने पैसे नहीं दिए तो हम बोलेंगे भाई तू मेरा डेटर है, और डेटर बढ़ा और डेटर बढ़ा और डेटर बढ़ा। तो इसके लिए हम बोलेंगे ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। जितना डेटर बढ़ता है, जब जब डेटर बढ़ेगा तब तब वो डेबिट होगा। डेटर ने पेमेंट किया तो डेटर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और इंटरेस्ट ये हमारे लिए इनकम बन जाएगा। ये तो वैसी बात है कि वनीला आइसक्रीम के ऊपर एक रखा हुआ चेरी, ये वो चेरी है कि अगर आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ेगा, लेट पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम बनेगा, जिस इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, क्रिएट करेंगे, ये समझा। उसके बाद में हम एक नया बिल ड्रॉ करेंगे। जब हम नया बिल, मतलब नया खेल चालू होने वाला है, प्रोसेस इज सेम। अगर नया बिल बनाओगे तो बोलोगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमारे लिए एक नया एसेट जन्म में आ गया, और हम उस एसेट को क्या कर देंगे, डेबिट। कौन दे रहा है ये एसेट, बोले ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ये समझा गया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ये समझा गया बेटा। ये पूरा का पूरा कंसाइज तरीके से मैंने ड्रॉवर के बुक में एंट्री बताई। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट करो, इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अभी हम जाने वाले हैं ड्रॉवी के बुक में, कि ड्रॉवी के बुक में क्या खेल होने वाला है। ड्रॉवी का बुक ना बेटा एकदम इजी है, ड्रॉवी से कोई लेना देना नहीं। पहले तो क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा, हाँ भाई मैं देने के लिए रेडी हूँ, और लास्ट में बिल का पेमेंट कर देगा। अगर बिल का पैसा दिया तो उसको बोलेंगे बिल ऑनर, और नहीं दिया तो बिल क्या करेंगे, डिसऑनर, और बाद में रिन्यूअल, और उसके बाद इंसॉल्वेंसी। ये तीन ही किस्से है इसमें। तो देखते हैं कि अगर समझ लो सबसे पहले क्या करेगा, उधार खरीदेगा तो बोलेगा परचेस अकाउंट डेबिट। सर परचेस क्यों डेबिट हो रहा है, अरे परचेस एक्सपेंस है ना बेटा, और एक्सपेंस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट। तो इसके लिए परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये एंट्री मार देगा। सर क्रेडिटर को क्यों क्रेडिट करेगा, बेटा क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी है, और जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, बिल एक्सेप्ट करेंगे। हम बिल क्या करेंगे बेटा, एक्सेप्ट करेंगे मतलब नई लाइबिलिटी हम ले रहे हैं। तो जब नई लाइबिलिटी ले रहे हैं तो पुरानी लाइबिलिटी खत्म करना पड़ेगा, और इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे क्रेडिटर तू जा, हमें तू दे एक नया बिल, मतलब हम तेरे को एक दे रहे हैं बिल, समझा। तो इसके लिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। बेटा ये दोनों ही लाइबिलिटी है, बस क्रेडिटर की लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होता है, और एक बिल्स पेबल के नाम से नई लाइबिलिटी जन्म में आ रही है, और नई लाइबिलिटी जब जन्म में आती है तो वो क्रेडिट होता है। इसके लिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल ये एंट्री मारता है। अब क्या होगा, ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, दो ही बातें हो सकती है। अगर ऑनर हुआ तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, आप अपने जेब से तो पैसा दे रहे हो, तो इसके लिए कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और बिल्स पेबल वो एक लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अगर ये बिल का पैसा आप नहीं दे पाए तो बिल तो कैंसिल होना जायज़ ही है, क्योंकि ड्यू डेट के बाद उस पेपर का क्या करोगे, तो बिल तो कैंसिल करोगे और बोलोगे ठीक है भाई तो मेरा फिर से क्रेडिटर बन जा। देखो अगर आप देखोगे ना तो ये एंट्री का एकदम अपोजिट एंट्री है।
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। सर इसमें नया चीज क्या है? नोटिंग चार्जेस। अरे नोटिंग चार्जेस तेरे को जो चार्ज लगाया ना भाई, वो अपने जेब से क्यों भरेगा? वो बोलेगा गलती किसका? तेरा, तूने पेमेंट नहीं किया, तो चल अभी नोटिंग चार्जेस की लाइबिलिटी भी तू ले। और इसके लिए नोटिंग चार्जेस हमारे लिए बन जाएगा एक लॉस, एक्सपेंस बन जाएगा। इसके लिए हम नोटिंग चार्जेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आज इन द बुक ऑफ ड्रॉवी है, मैं ड्रॉवी के बुक में चल रहा हूँ। रिन्यूअल का वही 4 केस है। पहला क्या? ओल्ड बिल कैंसिल करो, फिर पार्ट पेमेंट पेड किया, फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, और उसके बाद में हम नए बिल को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। बेटा अगर हमने बिल को डिसऑनर किया तो हम बोलेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। कुछ नया नहीं है, देखो ये एंट्री लिखा है, कुछ नया नहीं है, ये एंट्री लिखा है, ये समझा गया। फिर पार्ट पेमेंट अमाउंट हम पेड करेंगे। जब अमाउंट हमारे जेब से पैसा गया, हमने पेड किया, तो कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। किसको पेड किया? क्रेडिटर को, तो इसके लिए क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। फिर इसके बाद में जब इंटरेस्ट पेड हो रहा है या फिर पेएबल हो रहा है, दो ही बातें हो सकती है। अगर इंटरेस्ट पेड हो रहा है, पहली बात तो इंटरेस्ट पेड कर रहे हो या पेएबल कर रहे हो, तो हमको एक्सपेंस चार्ज हो रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट इसके लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर पैसे से पेड किया तो कैश क्रेडिट होगा, अगर उधार कर दिया तो क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। ये समझा? उसके बाद में हम नया बिल को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। जब भी हम नए बिल को एक्सेप्ट करेंगे तो नई लाइबिलिटी आ गई, तो बिल्स पेबल के नाम से लाइबिलिटी हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और क्रेडिटर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये समझा? इंसॉल्वेंसी, इसका मतलब क्या? कि हम अपनी लाइबिलिटी को अनेबल टू पे हैं, हम पैसे नहीं दे पा रहे, मैं गरीब हूं, मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, कोर्ट में मैं जाके बोलूंगा मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ करो, मेरा पैसा माफ करो। समझा? तो इसलिए इंसॉल्वेंसी का केस बनेगा। इसलिए क्या बनेगा? इंसॉल्वेंसी का केस बनेगा। और इंसॉल्वेंसी के केस में वही एंट्री देखो, अगर डिसऑनर हो गया, अगर बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, और फाइनल सेटलमेंट टाइम जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। ये समझा तो हाँ बोलो। हाँ बच्चों, यहाँ पे थियरी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए कुछ मैंने अंदर के क्वेश्चन और कुछ बाहर के क्वेश्चन, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से मैंने टोटल मिला के 5 क्वेश्चन को लिए, जो मुझे लगता है कि यार 5 क्वेश्चन करने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज आपको डाउट नहीं रहेगा। समझा? जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 2, ये आप देखना मत, या आप यहीं से सॉल्व करो, हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है? फिर उसमें अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस मैंने कहीं और से निकाले हैं। पहले आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही ट्राई करोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को ट्राई करोगे। ये समझा? ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली ये नोट्स सारे भेजता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के ये मैं आपको भेजने वाला हूँ। तो प्लीज़ खाली आपका एक ही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे, फ्री में आपका रिवीजन होगा, और फ्री में जितना मैं मोटिवेट होगा ना बेटा उतना मैं आपके लिए करूँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय और जय श्री राम, बाय।